नमस्कार दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका एक आउटडोर सेशन में। ये मेरा दूसरा आउटडोर सेशन है शायद। एक बार मैंने कोटा का वीडियो बनाया था और उसके बाद में ये आज ऊपर छत पे बैठा था तो कुछ सोचा कि कुछ आपसे बात कर लूँ थोड़ा बहुत। तो ये मेरा दूसरा आउटडोर सेशन है। इस सेशन में मैं आपसे थोड़ा बहुत अगर बात करूँ तो करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि करंट अफेयर्स। ये पीछे मेरा बैकग्राउंड है, यहाँ पीछे की साइड में पेड़ दिख रहे होंगे, मैं यहीं पे रहता हूँ। मुझे हरियाली बहुत ज़्यादा प्यारी है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स की बात चलेगी। सवाल सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स कब तक के पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। ठीक है, देखो, प्री लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आरएस का, उसमें जो करंट अफेयर्स आते हैं वो नॉर्मली नाम वगैरह, डेट वगैरह, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनमें एनालिसिस नहीं होता है। करंट अफेयर्स का पार्ट हर एग्ज़ाम में आरएस वाले पिछले 2-3 साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें करीब करीब 10% के आसपास रहता है। 10% तो क्या, आप मान लीजिए लास्ट ईयर जैसे 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ 150 क्वेश्चन थे। उन 150 क्वेश्चन में से 25 सवाल करंट अफेयर्स के थे। करीब 15 करंट अफेयर्स अपने इंडिया जीके की होगी, इंडिया लेवल की होगी, और 10 के आसपास अपने राजस्थान लेवल के होंगे। राजस्थान लेवल में तो खास खेल कूद वगैरह, कुछ रत्न वगैरह, किसको कौन सा अवार्ड मिला, यही होते हैं। उसके अलावा कुछ स्कीम्स होती हैं। स्कीम्स के लिए एक पीडीएफ है, राजस्थान स्कीम्स, जो भी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। उन स्कीम्स की पीडीएफ को मैं नीचे आपके लिए लिंक में दे सकता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वो राजस्थान स्कीम्स के लिए। उसके अलावा अपनी राजस्थान सरकार की सोजस नाम से एक पत्रिका आती है, वो राजस्थान सरकार की ही प्रशंसा करती है कि राजस्थान सरकार कैसा काम कर रही है। उसमें नॉर्मल सी बात है, अगर राजस्थान सरकार के ही लिखने वाले होते हैं तो सरकार की ही प्रशंसा की जाती है। लेकिन आपको प्रशंसा या बुराई से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में। आपको बस इतना ध्यान है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, उस चीज़ पे ध्यान रखना है। तो सोजस नाम की एक पत्रिका आती है, उसमें बेटर वे में एक्सप्लेन किया हुआ आता है कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हुई है। तो सोजस नाम की एक पत्रिका ले सकते हो। कब तक का पूछा जाता है, देखो ऐसे तो कोई डिफाइन नहीं है कि पिछले 1 साल का ही पूछा जाएगा या 6 महीने का पूछा जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, आरपीएससी वालों के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहें तो 6 महीने का पूछ सकते हैं, साल भर का पूछ सकते हैं, हो सकता है तो यूपीएससी वाले तो 5-5 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आरपीएससी नॉर्मली 1 साल का पूछता है। तो जैसे कि आज के समय पे अपना मई चल रहा है, तो आप लास्ट मई से, और अगस्त में अगर एग्जाम होगा तो मई मई 2017 से लेके अगस्त 2018 तक का करंट अफेयर्स तैयार कर लेना। राजस्थान की जो स्कीम है उनकी पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा इंडिया जी के लेवल की बात करें तो इंडिया जी के लेवल का मेरा करंट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। करंट अफेयर्स से ज़्यादा पूछी जाती है और करंट अफेयर्स का एनालिसिस होना भी ज़रूरी है। तो हो सके तो बेटर वे में मैं कोशिश ये करूँगा इंडिया जीके की, इंडिया लेवल की जो करंट अफेयर्स है मैं अपनी वीडियोज से मैं करा दूँ। ठीक है, बाकी कुछ समय से तो मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, फिर भी मैं सोच रहा था 3 जून के बाद में एक आर एस प्री के लिए 60 डेज प्लान लेके चलूँ कि 60 दिन का आर एस प्री का तैयारी कैसे करें। उस तरीके से पहले तो मैं स्ट्रेटजी बताऊँ और उसके बाद में कौन कौन सी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात आती है, उसमें मैथ रीजनिंग की से बात आती है। मैथ रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं। मैथ रीजनिंग के 150 में से 25 सवाल आते हैं। और नॉर्मली अगर आर एस प्रीलिम्स आपको पास करना है तो आप 150 में से 60 सवाल सॉल्व कर दो राइटली। तो मैं यही सोच रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड मैथ रीजनिंग की करते हैं, और मैथ रीजनिंग का मैंने आपको बताया है कि मेरा कमांड मैथ रीजनिंग पे बाई डिफ़ॉल्ट बचपन से ही बहुत अच्छा है। मैं मतलब अगर पढ़ता भी नहीं हूँ मैथ रीजनिंग तो भी मतलब मेरे प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा है मैथ रीजनिंग। तो मैं सोच रहा था कि सबसे पहले मैं मैथ रीजनिंग करा दूँ। उसके अलावा अपना स्ट्रेटजी जो 60 दिन का प्लान है वो मैं बाद में तो बता ही दूंगा आपको, पूरा पूरा क्या कराने वाला हूँ, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ किस तरीके से हो सकता है। उसके अलावा इंडिया हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने क्रैश कोर्स के 2 पार्ट कराए और 2 पार्ट बच गए, तो 2 पार्ट करा भी दूंगा, उन्हें भी करा दूंगा। तो मेरे हिसाब से आर एस प्री में मॉडर्न हिस्ट्री के उससे ही सवाल आ जाएंगे, उससे बाहर शायद ही आएंगे, क्योंकि उतना लेवल नहीं रहता आरपीएससी वालों का कि बहुत ज़्यादा डीप लेवल में जाएं। वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी सवाल पूछते हैं आरपीएससी वाले। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का वो हो जाएगा। उसके अलावा पॉलिटी का क्रैश कोर्स, पॉलिटी में सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पॉलिटी का तो ये है कि क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर सीरीज में अगर शुरू भी करता हूँ तो 2 महीने में तो खत्म नहीं कर पाऊंगा उसे। तो मैं उसे मेंस के हिसाब से कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। लेक्चर सीरीज भले ही चलती रहेगी, जैसे मूल अधिकारों वाला लेक्चर्स हैं वो कम से कम 8 घंटे मांगते हैं, कम से कम 8 घंटे मूल अधिकार मांगते हैं।
अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। मूल अधिकार एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसके अलावा डीपीएसपी 2 या 3 घंटे मांगते हैं। तो वो लेक्चर सीरीज में ये चाहता हूँ कि एक बड़े लेवल पे चलाऊं, तो वो प्री लेवल तक तो नहीं करा पाऊंगा। प्री लेवल तक सिर्फ पॉलिटी का क्रैश कोर्स होगा, जिसमें से 70-80% सवाल आ जाएंगे, निश्चित सी बात है। क्योंकि मैंने पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके, बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर के एनालिसिस करके उसको पॉलिटी क्रैश कोर्स को तैयार किया है। ओके, तो वो अपना पॉलिटी हो जाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के 40 सवाल आते हैं। राजस्थान जीके के 150 में से 40 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी के मैंने 17 के आसपास लेक्चर कराए हैं, उनमें से 8 या 9 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। मतलब भूगोल, शुरुआत में ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी में सबसे पहले मैंने राजस्थान की स्थिति विस्तार बताया, उसके बाद में नदियाँ, झीलें, दबान, सिंचाई परियोजना, इस तरीके के टॉपिक कराए और मिट्टी भी करा दिए। तो उसके अलावा ज्योग्राफी के 2 या 3 टॉपिक बचते हैं। एक टॉपिक बचता है अपना वन का, वन संपदा का, वनस्पति का, अपने कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, ये उसमें आ जाता है। दूसरा टॉपिक बचता है कृषि, कौन कौन सी जगह कौन कौन सी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद में टॉपिक आता है कृषि से रिलेटेड मंडियाँ। उसके बाद में टॉपिक आता है अपना खनिजों से रिलेटेड कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और एक पशु संपदा का भी टॉपिक बचता है। उसके अलावा राजस्थान कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री का, तो देखो मैं कोशिश तो करता हूँ राजस्थान कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री का कराने के लिए। बाकी एक वीडियो मैं अभी दोबारा बनाने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, वो दूसरी वीडियो अभी दोबारा बनाने वाला हूँ। तो बुक्स आप रेफ़र कर लेना, और वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कल्चर और हिस्ट्री के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने के बजाय आप बुक्स रेफ़र कर लें। मैं जितना हो सकता है अपने लेवल पे कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा इंडिया जी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राजस्थान जी के इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी मैं अपना हो सकता है उतना ही कराने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक खास बात ये है कि मैं जो भी टॉपिक कराता हूँ उसे पूर्ण डिटेल के साथ कराता हूँ, तो मुझे उसे खुद को डिज़ाइन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जैसे हिस्ट्री का है, आप मैं देखो इंडिया हिस्ट्री का तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। इंडिया हिस्ट्री इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसमें आपको अलग अलग फैक्ट को एनालिसिस करना होता है। राजस्थान हिस्ट्री में क्या है कि आपको डाटा 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 रटना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ डाटा रटना है। पहले वो राजा आए, उसके बाद में वो राजा आए, उन राजाओं ने वो मंदिर बनवा दिया, वहाँ पे उन राजाओं ने वो मंदिर बनवा दिया, उन राजाओं के बीच में वो युद्ध हो गया। अब इसमें समझने का कुछ नहीं होता है। अब इसमें समझने का कुछ होता नहीं है, ट्रिक्स में इस्तेमाल करता नहीं हूँ। तो मुझे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब सारा का सारा डाटा ये समझाने का कुछ है नहीं। फिर भी राजस्थान हिस्ट्री की मैं बुक्स बता दूंगा, तो वो आप यूज कर लेना। कोशिश करूंगा राजस्थान हिस्ट्री का सिर्फ क्रैश कोर्स लेवल की टॉपिक्स में करा दूं राजस्थान हिस्ट्री का। ऐसे ही मैं राजस्थान कल्चर की भी बुक बता दूंगा, आप वो रेफरेंस यूज करके उसे यूज करें राजस्थान कल्चर की। ज्योग्राफी का तो मेरे पार्ट में से ही आ जाएगा, ज्योग्राफी के टॉपिक तो मेरे कंप्लीट होने वाले ही हैं, ठीक है। और बाकी मैं आर एस प्री 2018 का 60 डेज प्लान 3 जून के बाद में आपको शुरू करने वाला हूँ। पहले स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसके बाद में आपको क्या क्या करना है वो कराने वाला हूँ। तो मेरा उस प्लान में मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं मैथ रीजनिंग कंप्लीट कराऊं। 25 सवाल आते हैं, तो मैं 10 दिन में मैथ रीजनिंग कंप्लीट करा सकता हूं, और बेटर वे में करा सकता हूं अगर मैं उसमें जिस तरीके से मैं मैथ रीजनिंग कराता हूं उसे आप कंप्लीट कर लेते हो। भले ही आप 0 लेवल के हो, आपको मैथ का नाम नहीं सुना हो ढंग से, बस गुणा भाग आते हो, तो आप उसमें से 25 में से 20 सवाल कर लोगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान आता है। तो आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। 20-25 जो सवाल बहुत आसान होते हैं उन्हें आसानी से कर जाते हैं, और आर्ट वाले उसमें पीछे रह जाते हैं। तो आई बेस मैथ रीजनिंग में आपको 10 दिन में कंप्लीट करा दूं 3 जून के बाद में, मेरा यह प्लान है। ये 60 दिन का स्ट्रेटर्जी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है साइंस। साइंस वैसे तो मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में बताया तो वो तो वास्ट लेवल का हो जाता है, फिजिक्स का पढ़ाना, केमिस्ट्री का पढ़ाना, और उसके अलावा बायोलॉजी का पढ़ाना, वो वास्ट लेवल पे हो जाता है। लेकिन मैं 10th क्लास की जो कुछ 10-12 टॉपिक हैं जिनमें से सवाल आता है, और नैनो टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, इनसे रिलेटेड एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में आपको तैयार करा दूंगा, जिसे केटी सीरीज में डाल दूंगा। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, इसे मैं केटी सीरीज में डाल दूंगा, 1.5-2 घंटे का लेक्चर बनेगा। नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार की शुरुआत कहाँ से हुई, नैनो टेक्नोलॉजी का नाम किसने दिया, उसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी के यूज क्या है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या संभावना है, यही सवाल उसमें पूछे जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके अलावा अपने रक्षा अनुसंधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, रक्षा विभाग से रिलेटेड कि DRDO ने कौन सा विमान बना लिया या भारत ने कौन सी डील कर ली, ये नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं रक्षा से रिलेटेड। उसके अलावा लास्ट ईयर का अगर एग्जाम देखें तो उसमें अपना कौन सी पनडुब्बी है जो न्यूक्लियर बेस्ड है, यानी नाभिकीय संयंत्र पर कार्यरत है,
तो इस तरीके की नई नई पनडुब्बियों के बारे में कुछ मिला के 10 के आसपास पनडुब्बियाँ हैं जो आपको याद करनी होती हैं। उनके अलावा कुछ भी पनडुब्बियों वगैरह यानी नौसेना के बारे में याद नहीं करना होता है। तो इस तरीके से मैं कोशिश तो ये करूँगा कि साइड डेज का प्लान, अभी मैंने पूरा प्लान डिजाइन नहीं किया है, साइड डेज का प्लान आपके लिए लेके आऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज फिर वही करंट अफेयर्स वाली बात चल रही थी, बाकी तो मैंने बीच में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। करंट अफेयर्स की बारी बात, करंट अफेयर्स के बारे में मैं जो बोल रहा था वो ये बात थी कि करंट अफेयर्स के लिए आप प्री का तो कर लोगे, अगर मेंस अगर आपको करना है तो आपको डिटेल्स में एनालिसिस होना चाहिए। उसके लिए आप टीवी पे डिबेट देख सकते हैं, टीवी पे डिबेट्स देख सकते हैं। और आपको एक खास चेतावनी ये है कि टीवी देखें तो किसी भी प्राइवेट चैनल को ना देखें, भूल कर भी ना देखें किसी भी प्राइवेट चैनल को। प्राइवेट चैनल झूठ बोलते हैं, अपनी टीआरपी बनाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर देखना चाहें तो राज्यसभा टीवी चैनल माई फेवरेट, मैं पिछले 2 साल से उसे फॉलो करता हूं, उसमें देश देशांतर नाम का एक प्रोग्राम आता है, वो भी नहीं देखना चाहें तो एक राज्यसभा टीवी पे आरएस टीवी पे विशेष नाम से एक कार्यक्रम आता है। दीपक डोवाल नाम का एक व्यक्ति एंकर है, वो उसे डेली लेकर के आते हैं और उसमें अपने पिछले 2-4 दिन में जो भी कोई विशेष घटना घटित हुई हो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है। दीपक डोवाल के द्वारा आरएस टीवी का विशेष नाम से एक एपिसोड आता है, तो उसे आप देख सकते हो। बेटर है, वो यूपीएससी वालों के लिए बेटर है और आरपीएससी वालों के लिए बेटर है, तो वो आपके मेंस में काम आएगा, प्री में तो काम नहीं आएगा, फिर भी वो आप उसे देख सकते हो। और एक टॉपिक और नया आजकल चल रहा था, मैं टीवी पे देख रहा था कि आप फिट तो इंडिया फिट, इस तरीके से कोई कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे कि अपनी वीडियो डाली जा रही हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, जैसे कि अपने राजवर्धन सिंह राठौर ने चैलेंज किया था विराट कोहली को और एक दो को, तो विराट कोहली ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, चैलेंज एक्सेप्ट करके अपनी वीडियो डाली अपनी फिटनेस की। उसके अलावा विराट कोहली ने अनुष्का को, नरेंद्र मोदी को, महेंद्र सिंह धोनी को चैलेंज दे दिया। उसके अलावा ये कैंपेन ये मतलब पूरे ऊपर एक सोशल मीडिया पे हायर लेवल पे फैल गया। देखो ये तो सब मेरे हिसाब से तो चोचले होते हैं, बड़े लोगों के बेफालतू के चोचले, फालतू के चोचले होते हैं, इन सब से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कहाँ कौन से ये मत डालो आप किसी इन सारी चीज़ों पे, फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह इनमें जो कैंपेन पढ़ते हैं ना उनसे दूर रहना चाहिए आपको, ये मैटर नहीं करते। ये कैंपेन जो होते हैं ये रियल इशूज से आपका ध्यान भटकाने के लिए होते हैं, रियल इशूज से। रियल इशूज का मतलब हुआ बेरोजगारी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, उसके अलावा स्कूल्स में टीचर्स की कमी, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम, हेल्थ सिस्टम की प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी का मुद्दा। तो इन रियल इशूज हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए गवर्नमेंट कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो हमेशा यही चाहता है कि लोगों का मुख्य मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान भटकता रहना चाहिए। अगर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकता रहेगा तो वो जो एक तरीके से सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो नहीं निकाल पाएंगे, वो आक्रोश नहीं आएगा। तो ये सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए होता है। तो ऐसे कैंपेन्स वगैरह को आप अवॉइड करें, ज़्यादा ध्यान मत दें इन सारी चीज़ों पर। अगर आप फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे ज़्यादा ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उनमें से रिमूव हो जाएं। ग्रुप्स में जुड़ने से कुछ नहीं होता, 1-2 ग्रुप जिसमें मटेरियल शेयर होता है उसमें जुड़ सकते हैं, या कोई एक डिस्कशन वाला ग्रुप जिसमें जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप बेफालतू में बहुत सारे ग्रुपों में जुड़ जाए, बहुत सारे पेजों को लाइक कर लो और आप सोचो कि मुझे आईएएस की तैयारी इससे हेल्प मिलेगी या आरएएस की तैयारी में इससे हेल्प मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऐसे सारे वो जो अमीर लोगों के चोचले होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, सिंपलिसिटी फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल सादा रहने की कोशिश करनी चाहिए, ये उनके। तो आई बेस की आपका ये जो भी पता नहीं रैंडम टॉपिक है, एक तरीके से बेफालतू की बातें, इसका नाम रख सकता हूँ मैं, इसका नाम, इस एपिसोड का नाम मैं बेफालतू की बातें रख सकता हूँ। मैं बैठे बैठे बस ऐसे ही मैं पढ़ रहा था ऊपर में, एक्चुअली में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जलवायु, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड केटी सीरीज का मैंने एक लेक्चर तैयार किया था जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर वगैरह उनके बारे में आपको समझाना था। तो मैं उसे थोड़ा सा डिजाइन कर रहा था कि इसमें क्या क्या चेंज करना चाहिए। फिर मैंने ऊपर सीन देख के मैंने चलो वीडियो बना लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने वीडियो बना ली। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इतना बताना था मुझे। करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ने हैं, राजस्थान की स्कीम्स पर ध्यान दो, सुजस नाम की पत्र का यूज कर सकते हो, पिछले 1 साल से ज़्यादा का पढ़ना नहीं। उसके अलावा आप किसी भी बुक को ले सकते हो, मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता किसी भी बुक का, आपको जो बेटर लगे वो यूज करो। के लिए मैंने बताया है राज्यसभा टीवी पर विशेष नाम से एक प्रोग्राम आता है, तो उसके एपिसोड देख सकते हो आप, पिछले 2-3 महीने 4 महीने के,
उनमें से ही 2, 4, 5 सवाल निश्चित आने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से डिज़ाइन करके बनाते हैं। राज्यसभा टीवी बहुत ही अच्छा है। कुछ एक प्रॉब्लम आने लग गई है उसमें पिछले कुछ समय से, 5-6 महीने से, जब से बीजेपी की मेजोरिटी होने लगी है, या जिस समय से अपने हामिद अंसारी जी वहाँ से गए हैं, उसके बाद में थोड़ा सा बीजेपी प्रो हो गया है, लेकिन उससे आपको मैटर नहीं करना चाहिए। फिर भी राज्यसभा टीवी बिल्कुल ही निष्पक्ष लगता है मुझे, और बहुत अच्छे तरीके से मुद्दों को उठाता है। और उसके अलावा आप चाहें तो रवीश कुमार का प्राइम टाइम भी देख सकते हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी पर जाकर के एनडीटीवी रवीश कुमार सर्च करेंगे तो उनके प्रोग्राम्स आपको डेली अपलोड कोई ना कोई कर ही देता है शाम को 10-11 बजे के आसपास। तो वो मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से उठाता है, और मेन चीज़ ये है कि हमारे और आपके मुद्दों को उठाता है। वो हायर लेवल के चोचले नहीं करते, जिस तरीके से बताया है ना कि बाकी चैनलों में तो आजकल चल रहा होगा कि फिटनेस चैलेंज देते हैं, हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप अपनी वीडियो बनाओ, कोई दूसरे को चैलेंज देता होगा, कोई योगा कर रहा है, कोई किस तरीके का व्यायाम कर रहा है, मनोज तिवारी जी तो नाच रहे हैं, मतलब बेफालतू की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। तो उन तरीके चीज़ों पे बाकी सभी चैनलों पे यही चल रहा होगा, लेकिन एनडीटीवी में रवीश कुमार का चैनल बहुत बेटर आता है, रवीश कुमार का प्राइम टाइम बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा राज्यसभा टीवी। तो आई बेस ये बेफालतू का कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा कुछ जो मैं कहना चाहता था। 3 जून के बाद में 60 डेज RAS प्री 2018 प्लान मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो मेरी तरफ से जो हो सकता है बेटर मैं वो आपके लिए करने की कोशिश करता हूं, और उसी तरीके की कोशिश करूंगा। राम राम साहब, धन्यवाद।